बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मुख्तसर से लेसन के साथ हाज़िर हुए हैं। स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी के बारे में स्टूडेंट पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से। आर से मुराद रिलेटिव, ए से मुराद एटॉमिक मास। स्टूडेंट, ये है क्या? इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट के एटम का मास है एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसे हम स्टूडेंट किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास से हम कंपेयर करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास स्टूडेंट क्या है? ये किसी एलिमेंट के एटम का वो मास है जो कार्बन 12 के एटॉमिक मास से कंपेयर करने से हासिल होगा। स्टूडेंट, ये किसी एटम का अपना मास नहीं है बल्कि कार्बन 12 की वजह से ये उसका मास है, तो उसी वजह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, एक बहुत बड़े हाथी का वजन जो है ना 200 किलोग्राम है, तो ये जो किलोग्राम है दरअसल ये उसका स्टैंडर्ड है, यानी उस 1 किलोग्राम के वेट की वजह से उस बड़े वेट वाले हाथी का जो वज़न हुआ वो 200 किलोग्राम हुआ। स्टूडेंट, ये एक रिलेटिव टर्म है। इट टेल्स हाउ मच हैवियर और लाइटर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट देन वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये स्टूडेंट जो रिलेटिव टर्म है ये हमें बताती है कि किसी एलिमेंट के एटम का मास कार्बन 12 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। इट टेल्स हाउ मच हैवियर और लाइटर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू दी मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। यानी स्टूडेंट कार्बन हमारा स्टैंडर्ड है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मिसाल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का मास है 1.008 AMU। ये उसका अपना मास नहीं है बल्कि कार्बन 12 से जब हमने कंपेयर किया तो उसका मास जो है ना 1 AMU के तकरीबन क्लोज आया। इसका मतलब है कार्बन 12 का जो एटम है हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है, या हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो कार्बन के एक एटम से 12 गुना हल्का है, लाइटर है। इसी तरह स्टूडेंट अगर बात करें, हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 AMU, यानी कार्बन के एक एटम के मुकाबले में जो हमारे पास मैग्नीशियम का एक एटम है वो 2 गुना भारी है। और इसी तरह तीसरी मिसाल है स्टूडेंट, हमारे पास है हीलियम। इसका एटॉमिक मास है 4 AMU। इसका मतलब है कार्बन के एक एटम के मुकाबले में हीलियम का जो एटम है वो 3 गुना हल्का है, या कार्बन का एक एटम 3 गुना भारी है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो कार्बन है हमने इसे स्टैंडर्ड क्यों बनाया, इसी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक मारूजी ये देख लें कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास ये दो चीजों के दरमियान रेशियो है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। कार्बन 12 टेकन एज अ स्टैंडर्ड, वाई? इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट? 4 रीजन है। पहली रीजन ये है कि ये मोस्ट स्टेबल है, मोर स्टेबल है। दूसरी स्टूडेंट बात क्या है कि मोर अबंडेंट, यानी इसकी जो कसरत है वो ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, तकरीबन 98.9%। और तीसरी स्टूडेंट बात है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इजीली हैंडल हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट जो चौथी बात है, इसका जो मास है वो होल नंबर में है। वो कितना स्टूडेंट? 12 लिया गया है। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बतौर स्टैंडर्ड यूज़ किया गया था, लेकिन उसकी जगह कार्बन 12 ने ले ली, क्योंकि कार्बन 12 के जो आइसोटोप है उसके अंदर ये 4 मेन खसूसियात हैं कि मोर स्टेबल है, मोर अबंडेंट है, सॉलिड स्टेट में है, और मास जो है ना होल नंबर में है। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? स्टूडेंट, एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU से ज़ाहिर करते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। अच्छा स्टूडेंट, तारीफ क्या है? इट इज़ द 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी ये एक जो कार्बन 12 वाला एटम है उसके 1/12वें हिस्से को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट का नाम देते हैं। इट इज द 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12।
और स्टूडेंट ये एक AMU उसका ग्राम से क्या ताल्लुक है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 पावर माइनस का 24 ग्राम। अच्छा स्टूडेंट, इसी बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि AMU जो है ना 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर कैसे आया। स्टूडेंट हमें पता है बड़ा, हम जानते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी हमारे पास 1 मोल कार्बन एटम हो, 1 मोल कार्बन का मतलब 6.02 10 पावर 23 अगर स्टूडेंट हमारे पास कार्बन के एटम हो तो उसका जो मास होता है स्टूडेंट 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। आप इसी को स्टूडेंट नाम दे सकते हैं, मोलर मास का नाम दे सकते हैं। ये तो इतने एटम्स का मास है 12 ग्राम यानी 12 ग्राम। तो स्टूडेंट मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा, 12 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 6.02 10 पावर 23, तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आएगा 1.99 10 पावर माइनस का 23 ग्राम। अच्छा स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि AMU किसके बराबर होता है, AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा। ये तो कार्बन 12 के एक एटम का मास है, उसका 1/12वां हिस्सा क्या बनता है स्टूडेंट हमारे पास 1.99 10 पावर माइनस का 23 ग्राम। डिवाइड करें किसके ऊपर, 12 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये तो प्रूफ था कि AMU का ग्राम से आपस में क्या ताल्लुक है और ये कैसे हम इसे अपडेट कर सकते थे। अच्छा स्टूडेंट, एक बिल्कुल शॉर्ट सा लेसन है, वो है एवरेज एटॉमिक मास, या स्टूडेंट हम उसे नाम देते हैं जो है ना फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये जो सवाल भी है, क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये फ्रिक्शन में इशारिया में क्यों आता है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है इट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी एलिमेंट का मास है विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय, जो हमें हासिल होता है स्टूडेंट 3 चीज़ों से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट। एक है नंबर ऑफ आइसोटोप से, दूसरा स्टूडेंट जो है ना आइसोटोपिक मास से, और स्टूडेंट तीसरा है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की मदद से। और कैसे कैलकुलेट करते हैं तो 3 चीज़ें हैं स्टूडेंट। पहली चीज़ है नंबर ऑफ आइसोटोप्स का पता होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो उसके आइसोटोप की तादाद का पता होना चाहिए। दूसरा हर आइसोटोप के जो है ना मास का पता होना चाहिए। तो तीसरा स्टूडेंट है आइसोटोपिक अबंडेंस, या जिसे आप रिलेटिव अबंडेंस भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास नियान का एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक मास है 20.18 AMU। अच्छा स्टूडेंट, ये कैसे अपडेट हुआ, हम इन्हें इसे कैसे कैलकुलेट किया। अच्छा ये स्टूडेंट, ये एवरेज एटॉमिक मास इस तरह का नहीं है जो सिंपल हम मैथ में पढ़ते हैं, जैसे 20 जमा 21 जमा 22 और 3 पे डिवाइड कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि स्टूडेंट ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मासेज ऑफ आइसोटोप पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आइसोटोप पर डिपेंड करता है, और स्टूडेंट तीसरे नंबर पे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियान कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वो क्या है स्टूडेंट, हमारे पास नियान के 3 आइसोटोप हैं, ये पहला आइसोटोप है स्टूडेंट, ये दूसरा आइसोटोप है, और स्टूडेंट ये तीसरा आइसोटोप है। स्टूडेंट जो हमारे पास जो पहला है वो नियान 20 है, नियान 21 है और नियान 22 है। स्टूडेंट हमें पता है पड़ा जो नियान 20 वाला आइसोटोप है उसकी जो अबंडेंस है वो है 90.92 जो है ना परसेंट है, और जो स्टूडेंट हमारे पास नियान 21 वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज है या उसकी जो अबंडेंस है 0.26% है, और स्टूडेंट हमारे पास जो नियान 22 वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज है 8.82%। अब स्टूडेंट हमें पता है पड़ा कि नियान के 3 आइसोटोप हैं, 1 2 3, और इनके मासेज का भी पता है पड़ा, एक का 20 है, एक 21 है, एक का स्टूडेंट के हमारे पास 22 है। अच्छा स्टूडेंट के हमें रिलेटिव अबंडेंस का भी पता है पड़ा। तो इन 3 चीज़ों की मदद से हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 20 वाला आइसोटोप उसका मास मल्टीप्लाई बाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस, यानी जो आप आइसोटोप का मास लिख रहे हैं उसी की रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें, प्लस 21 वाला आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस, प्लस 22 वाला आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास स्टूडेंट जवाब क्या आएगा 20.178 AMU। तो हमने उसे राउंड ऑफ करके 20.18 AMU लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, अगर मिसाल के तौर पर
इन तीनों में से हम तीनों चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ को भी स्किप कर देंगे, आप जो है ना एवरेज एटॉमिक मास कभी भी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर आप क्या करते हैं 20 वाले आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को आप स्किप कर दें, तो कभी भी आप जो है ना ये वाला रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो तीन चीज़ों से कैलकुलेट होता है। किससे? नंबर ऑफ आइसोटोप का पता होना चाहिए, हर आइसोटोप के मास का पता होना चाहिए, और हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस का पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, मश्क में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, उसकी तीसरी जोज है। स्टूडेंट, सवाल में क्या कहा गया है कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। अगर सिंपल अल्फाज में हम स्टूडेंट समझें तो वो कहना चाहता है कि नियान के जो नियान का जो सैंपल है उसमें किसी भी इनफरादी एटम का मास 20.18 AMU नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो एलिमेंट का मास है, नियान का मास है, वो हम 20.18 AMU क्यों लिखते हैं? तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि ये जो 20.18 AMU है, ये किसी इनफरादी एटम का मास नहीं है, बल्कि ये एवरेज एटॉमिक मास है। ये तीन चीज़ों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप से, मास ऑफ आइसोटोप से, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप से। और स्टूडेंट, ये तीनों चीज़ें हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। और फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है पड़ा, नियान हो या कोई भी एलिमेंट हो, यानी उसके आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस, प्लस क्या करेंगे, उसके दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU। स्टूडेंट, ये किसी इनफरादी एटम का मास 20.18 AMU नहीं है, इसका 20 है, इसका 21 है, इसका 22 है, लेकिन फिर भी नियॉन का जो मास है वो है 20.18 AMU। तो स्टूडेंट, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? दरअसल ये किसी इनफरादी एटम का तो मास नहीं है, बल्कि ये एवरेज एटॉमिक मास है, जिसे हम इन तीन चीज़ों की मदद से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज का ये मुख्तसर लेसन क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।